हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन और हमारा टॉपिक चल रहा है ठोस अधिशोषक पर अधिशोष्य के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। और उसमें हम एक कारक है वो पढ़ चुके हैं, गैस की प्रकृति। और आज हमारा दूसरा कारक है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी अधिशोषक आप जानते हो वो पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को अपनी सतह पर खींच कर ले आता है। फॉर एग्जाम्पल चौक और पानी का एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं। चौक ठोस पदार्थ है और जैसे आप उसे पानी में डुबोगे तो पानी में डुबोते ही पानी है वो उसकी सतह पर संचित हो जाएगा। तो पानी है वो तो अधिशोष्य हो गया और चौक है वो अधिशोषक हो गया। तो अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही पड़ेगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल पर हम बात करें, यदि हम अधिशोषक पदार्थ को बारीक पाउडर के रूप में पीस लें तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण की क्रिया तीव्र हो जाएगी। यानी एक तो आप चौक को पानी में डुबोइए और फिर पानी उसकी सतह पर संचित होगा, या फिर यूं कीजिए आप चौक को बारीक पाउडर के रूप में पीस करके पानी में डाल दीजिए तो उसके प्रत्येक कण पर और पानी है वो संचित हो जाएगा। तो बारीक पाउडर के रूप में पीसने पर और जो चौक के कण हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से और अधिशोषण की क्रिया भी बहुत तीव्र गति से संपन्न हो गई। तो जब आप अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो अधिशोषण तीव्र हो जाएगा। और अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि आप अधिशोषक को बारीक कणों के रूप में विभाजित कर लीजिए जिससे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और फिर जब आप उसे किसी अधिशोष्य के संपर्क में लाओगे तो अधिशोष्य आसानी से उसके सतह के ऊपर अधिशोषित हो जाएगा। फलस्वरूप अधिशोषण की क्रिया भी तीव्र हो जाएगी। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना। अब हम तीसरे आपके फैक्टर की बात करते हैं और वो है ताप का प्रभाव। और ताप का प्रभाव इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछा गया था। 2 नंबर वाले में प्रश्न आया है और ग्राफ पूछा गया है इसमें से, तो आप ध्यान देना। मैं बता रहा हूं आपको कि आप एक तो आप पढ़ के आए हो कि होता है भौतिक अधिशोषण। कौन से वाला? भौतिक अधिशोषण। और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। दोनों में अंतर है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण आपने अध्ययन किया है और दोनों में अंतर है। भौतिक अधिशोषण में तो मैंने बताया था कि जो अधिशोषक है उसके साथ अधिशोष्य पदार्थ दुर्बल वांडरवाल बंध से जुड़ा रहता है, वो तो भौतिक होता है। और याद रखना रासायनिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य है वो अधिशोषक के साथ प्रबल रासायनिक बंधों से जुड़ा होता है, तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो याद रखना, पहले इनमें ग्राफ बनाता हूं और फिर उसके आधार पर आपको समझाता हूं, समझ आएगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस पर आप ताप टेम्परेचर ले लीजिए और इस पर अधिशोषण की मात्रा x/m ले लीजिए। मैं आपको समझाऊं, अधिशोषण की मात्रा को मैं x/m बोलूंगा। यहां ध्यान देना कि आप जिस पदार्थ को ले रहे हो अर्थात अधिशोषक को ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप चौक है उसको ले रहे हो, तो चौक की संपूर्ण मात्रा तो x है, सॉरी m है। चौक की संपूर्ण मात्रा है वो m है, द्रव्यमान है। m द्रव्यमान चौक की संपूर्ण मात्रा है और चौक की संपूर्ण मात्रा m पर और आप अधिशोष्य पदार्थ है वो जितना संचित होता है वो x है। अधिशोष्य की मात्रा तो x है और अधिशोषक की मात्रा m है, तो m और उस पर x अधिशोष्य के रूप में संचित हो जाता है। तो अधिशोषक की मात्रा तो m, उसका द्रव्यमान m है और उस पर जो संचित होता है आकर के अधिशोष्य उसकी मात्रा x है। और x/m को मैं बोलूंगा अधिशोषण, अधिशोषण बोलूंगा। तो यहां अधिशोषण की मात्रा है x/m और ताप, इसके मध्य ग्राफ खींचोगे तो ध्यान देना, मैं बता रहा हूं भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में जब टेम्परेचर शून्य होता है, भौतिक अधिशोषण की क्रिया में जब टेम्परेचर शून्य होता है तो याद रखना
भौतिक अधिशोषण तीव्र गति से होता है, भौतिक अधिशोषण तीव्र गति से होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो भौतिक अधिशोषण घटता जाएगा। प्रारंभ में जब ताप शून्य होता है तो भौतिक अधिशोषण तीव्र होता है, यानी हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट इस बिंदु पर होता है। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो भौतिक अधिशोषण घटता जाएगा और अंत में जाकर के और कम हो जाएगा। शून्य कभी नहीं होता है, बंद कभी नहीं होता है, लेकिन कुछ घट जाता है, ठीक है ना। तो भौतिक अधिशोषण की क्रिया प्रारंभ में तीव्र गति से संपन्न होती है, परंतु जैसे जैसे उसमें ताप बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण समय के साथ घटता जाता है और अंत में जाकर के शून्य कभी नहीं होता है, यानी आपके भौतिक अधिशोषण चलता रहता है। इसी प्रकार रासायनिक अधिशोषण में बात करें तो रासायनिक अधिशोषण में ध्यान देना, इस प्रकार से T टेम्परेचर और अधिशोषण की मात्रा x/m में ग्राफ खींचते हैं। यहाँ याद रखना, अधिशोषक पदार्थ है उसका संपूर्ण द्रव्यमान तो m है, जैसे चौक का संपूर्ण द्रव्यमान m हो जाएगा, और उस पर जो पदार्थ आकर संचित होता है मैं उससे बोलूंगा अधिशोष्य, उसकी मात्रा x है, और x/m को मैं बोलूंगा अधिशोषण की मात्रा। x/m को क्या बोलूंगा? अधिशोषण की मात्रा। तो अधिशोषण की मात्रा x/m और टेम्परेचर T में आप ग्राफ खींचोगे तो याद रखना, रासायनिक अधिशोषण में यूं होता है कि प्रारंभ में रासायनिक अधिशोषण तेज गति से बढ़ता है और अंत में जाकर के और फिर मंद होने लगता है। तो रासायनिक अधिशोषण में आप जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे तो प्रारंभ में तो अधिशोषण बढ़ता है और फिर एक निश्चित बिंदु पर जाकर के रासायनिक अधिशोषण है वो स्थिर हो जाता है, और फिर ताप और बढ़ाने से रासायनिक अधिशोषण घटने लगता है, यानी ग्राफ नीचे गिरने लगता है, अर्थात रासायनिक अधिशोषण है वो मंद हो जाता है और अंत में जाकर के रासायनिक अधिशोषण है वो स्थिर हो जाता है, शून्य कभी नहीं होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आप बताओगे रासायनिक अधिशोषण में जब तापमान T और अधिशोषण की मात्रा x/m में ग्राफ खींचा जाता है तो हम देखते हैं कि प्रारंभ में ताप बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जाती है और एक निश्चित बिंदु पर जाकर के रासायनिक अधिशोषण स्थिर हो जाता है, और फिर और ताप बढ़ाने से अधिशोषण है उसमें गिरावट आने लगती है और रासायनिक अधिशोषण घटने लगता है, कम होने लगता है, और फिर एक निश्चित बिंदु पर आकर पुनः स्थिर हो जाता है, लेकिन शून्य कभी नहीं होता है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण शून्य कभी नहीं होते हैं, चलते रहते हैं थोड़े बहुत अनवर्त क्रिया के रूप में। तो इस प्रकार से आपको ताप के प्रभाव का है वो याद रखना है। दाब का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो याद रखना जब हम किसी अधिशोषण की प्रक्रिया में और दाब बढ़ाते हैं तो एक निश्चित बिंदु तक दाब बढ़ाने पर अधिशोषण है वो तेज होता है और फिर अधिशोषण है वो संतृप्त हो जाता है, उसके बाद अधिशोषण नहीं चलता है। तो आप याद रखना, ग्राफ के माध्यम से बता रहा हूं और इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। ये अधिशोषण की मात्रा है और यहाँ P प्रेशर ले लेता हूं और हमें टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखना है स्थिर दाब पर, ठीक है ना, स्थिर ताप पर। तो कांस्टेंट है रखिए टेम्परेचर, और फिर अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य आरेख खींचिए तो पता चल जाएगा आपको कि प्रारंभ में जैसे जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रख के आप प्रेशर बढ़ाते हो तो अधिशोषण की मात्रा पर अर्थात अधिशोषण की प्रक्रिया बढ़ती जाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे और प्रेशर बढ़ाते जाते हो तो अधिशोषण है वो बढ़ता जाता है एक निश्चित बिंदु पर आकर के, और फिर ये संतृप्त हो जाता है। इसे लिखूंगा P सैचुरेटेड, यानी यहां पर ये संतृप्त हो गया। अब आप दाब बढ़ाइए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के दाब और बढ़ाइए, अब ये अधिशोषण और नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार से यूं जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे वैसे वैसे ये संतृप्त चलता जाएगा, इसके, ठीक है ना, इसके समांतर चलता जाएगा।
तो याद रखना, स्थिर टेम्परेचर पर अधिशोषण क्रिया पर जब दाब बढ़ाया जाता है, स्थिर टेम्परेचर पर अधिशोषण क्रिया पर जब दाब बढ़ाया जाता है, तो एक निश्चित बिंदु तक, यहां निश्चित बिंदु तक अधिशोषण बढ़ता है। इस निश्चित बिंदु तक अधिशोषण बढ़ता है, परंतु दाब और बढ़ाया जाए, परंतु प्रेशर और बढ़ाया जाए तो फिर अधिशोषण की क्रिया संतृप्त हो जाती है। अधिशोषण की क्रिया संतृप्त हो जाती है और अधिशोषण आगे नहीं बढ़ता है, अधिशोषण आगे नहीं बढ़ता है। इस प्रकार दाब और अधिशोषण की मात्रा के मध्य ग्राफ खींचें तो ग्राफ से पता चलता है कि जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं तो प्रारंभ में तो अधिशोषण है वो बढ़ना शुरू होता है, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर जाकर के अधिशोषण और आपके कांस्टेंट टेम्परेचर पर और फिर स्थिर हो जाता है, अर्थात संतृप्त हो जाता है। अब इस संतृप्त कंडीशन पर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर और बढ़ा दीजिए, लेकिन फिर भी अधिशोषण तो नहीं बढ़ेगा, उसमें संतृप्तता आ जाती है। तो ये सामान्य सी बात आपको ध्यान में रख। तो याद रखना, आप अधिशोषक को सक्रिय बनाओगे तो आपको कुछ विधियां अपनानी पड़ेगी। तो पहले तो हम ये पढ़े कि अधिशोषक का सक्रियण होता क्या है। किसी अधिशोषक पदार्थ को अधिशोषण क्रिया हेतु और अधिक सक्रिय बनाना ही अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। किसी अधिशोषक पदार्थ को और अधिशोषण क्रिया हेतु और अधिक क्रियाशील बनाना और अधिक सक्रिय बनाना ही अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। जैसे आप ये चाहते हो कि चौक को पानी में डालें तो चौक अधिक से अधिक पानी को अपनी सतह पर संचित करे, तो हम कुछ ऐसी विधियां अपनाते हैं जिससे कि चौक अधिक से अधिक पानी को संचित करे। तो हम उस चौक में जो विधियां अपनाएंगे हम बोलेंगे कि हम अधिशोषक का सक्रियण कर रहे हैं। तो कुछ विधियां जैसे हम कह सकते हैं काम में लें कि आप ठोस अधिशोषक की सतह को खुरदरा बना लीजिए, आप ठोस अधिशोषक की सतह को और खुरदरा बना लीजिए, फिर आप उसे किसी अधिशोषक के संपर्क में लाइए तो वो अधिशोषक जिसकी सतह खुरदरी हो गई है वो अब अधिशोषक को अपनी सतह पर अधिक से अधिक संचित करेगा। तो हम कहेंगे कि अधिशोषक है वो सक्रिय हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि ठोस अधिशोषक की सतह को खुरदरा बनाकर और अधिशोषक का सक्रियण किया जा सकता है। ये बिंदु आप याद रखना। दूसरा बिंदु ये कि अगर किसी बड़े ठोस अधिशोषक को और हमें सक्रिय करना है, किसी बड़े ठोस अधिशोषक को हमें सक्रिय करना है, तो आप उस बड़े ठोस अधिशोषक को और बारीक बारीक कणों में तोड़ लीजिए, यानी बारीक पाउडर के रूप में पीस लीजिए, जिससे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो उस अधिशोषक का सक्रियण और अधिक हो जाएगा। पहले की तुलना में वो अब अधिशोषक को अपनी सतह पर और अधिक संचित करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी बात करें कि अगर आप किसी अधिशोषक को सक्रिय बनाना चाहते हो तो उसकी सतह पर अगर किसी प्रकार की अशुद्धियां लगी हुई है, किसी अधिशोषक की सतह पर अशुद्धियां लगी हुई है, तो आप उन अशुद्धियों को और हटा दीजिए, अशुद्धियों को हटा दीजिए। तो अशुद्धियों को हटाना है, उससे उसका सक्रियण हो जाएगा। फलस्वरूप मैं आपको यूं बताऊं, जैसे चारकोल है, लकड़ी के बने हुए कोयले को बारीक पाउडर के रूप में पीस लीजिए, वो चारकोल कहलाएगा। और उस चारकोल को अगर हम अति तप्त भाप में, बहुत अधिक जो गर्म भाप है उसकी उपस्थिति में निर्वात में गर्म करें, तो उस चारकोल के कणों पर जो अशुद्धियां चिपकी हुई होती हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन वगैरह की, वो अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो चारकोल पहले की तुलना में और अधिक क्रियाशील हो जाएगा, अर्थात वो और अधिक एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो अब अधिशोषक को अपनी सतह पर और अधिक संचित करेगा। तो किसी अधिशोषक की सतह पर उपस्थित अशुद्धियों को हटाकर भी उस अधिशोषक का सक्रियण किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चारकोल को अति तप्त भाप में अगर हम निर्वात में गर्म करें
तो चारकोल के कणों पर उपस्थित हाइड्रोकार्बन जैसी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, जिससे वह चारकोल पहले की तुलना में और अधिक सक्रिय हो जाता है और फलस्वरूप अब वह चारकोल अधिशोषक के रूप में और अधिशोषक के रूप में और अधिशोषक को अपनी सतह पर अधिक से अधिक संचित करेगा। तो इस प्रकार हम अधिशोषक का सक्रियण कर सकते हैं। ये सामान्य सी बातें आप ध्यान में रखना। अधिशोषण समतापी वक्र, तो देखिए अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य हम आरेख खींचे तो उसे अधिशोषण समतापी वक्र कहा जाता है। अधिशोषण समतापी वक्र, याद रखिए टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना है आपको, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य आरेख खींचा जाए तो उसे अधिशोषण समतापी वक्र कहा जाता है। और हमारे सिलेबस में एक वैज्ञानिक है फ्राइंडलिक, तो फ्राइंडलिक का और अधिशोषण समतापी वक्र शामिल है हमारे सिलेबस में। फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र ये हमारे सिलेबस में शामिल है और इसका ग्राफ बनता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र, तो फ्राइंडलिक ने क्या किया, अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य आरेख खींचा और कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्थिर ताप पर जब अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य आरेख खींचा तो उसे फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र कहा गया। इस वक्र में और कई स्थितियां प्राप्त हुई जो कि हम ग्राफ के माध्यम से और समझते हैं। तो फ्राइंडलिक ने क्या किया, इस प्रकार से और एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यहां एक्स अक्ष पर दाब को लिखा और वाई अक्ष पर x/m यानी अधिशोषित गैस की मात्रा को लिखा। जो गैस अधिशोषित होती है अधिशोषक पर, उस अधिशोषण की क्रिया बोल दूं तो यूं बोल दूं अधिशोषित गैस की मात्रा या अधिशोषण क्रिया और दाब। अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य आरेख खींचा। और ध्यान देना जब दाब शुरू में शून्य था, प्रेशर शून्य था, तो इस प्रकार से अधिशोषण की प्रक्रिया है वो समानुपाती थी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे दाब बढ़ा तो ये इसके समानांतर होती गई और अंत में एक बिंदु ऐसा आया कि अधिशोषण की प्रक्रिया पर दाब का प्रभाव है वो बिल्कुल ही बंद हो गया। यानी जैसे जैसे दाब बढ़ाया तो अधिशोषण की प्रक्रिया इसके समानांतर होती गई। तो मैं यूं बोलूंगा दाब का प्रभाव नहीं रहा। तो अब यहां एक बिंदु बना लीजिए आप, पहला बिंदु, यह दूसरा बिंदु और यहां इस पर तीसरा बिंदु बना लीजिए। यह कंडीशन बोलूंगा मैं निम्न दाब की स्थिति। फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र में तीन स्थितियां थी, निम्न दाब की, मध्यम दाब की और उच्च दाब की। तो निम्न दाब वाली कंडीशन पर हम पहला केस पढ़ते हैं निम्न दाब। निम्न दाब, तो लो प्रेशर पर ध्यान देना। आप बोलोगे कि निम्न दाब की इस कंडीशन में कि अधिशोषण की मात्रा x/m अल्प दाब पर निर्भर करती है, ठीक है ना। निम्न दाब की स्थिति में नाम से पता चला दाब थोड़ा लगा रही है, तो अधिशोषण की मात्रा है वो थोड़े दाब पर, निम्न दाब पर निर्भर करती है। तो मैं व्यंजक के अनुसार बोलूंगा कि अधिशोषण की मात्रा x/m और निम्न दाब P पर निर्भर करती है। तो निम्न दाब को मैं यहां एक वायुमंडलीय दाब मानूंगा। तो आप ध्यान देना कि अधिशोषण की मात्रा x/m और लो प्रेशर यानी निम्न दाब पर निर्भर करती है। मैं यहां दाब की वैल्यू 1 atm यानी एक बार बता देता हूं। एक बार मैंने यहां लगाया है तो ये दाब की वैल्यू है। तो अधिशोषण की मात्रा x/m और निम्न दाब यानी निम्न दाब का अर्थ है 1 atm दाब, 1 atm दाब पर निर्भर करती है निम्न दाब की कंडीशन में। अब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो x/m बराबर कांस्टेंट k आ जाएगा और एक P1 बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये व्यंजक हो गया। तो ये व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया निम्न दाब में और निम्न दाब का बिंदु ये है। अब ये व्यंजक यहां लिख देंगे तो मैं लिखूंगा x/m
बराबर के पी वन। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहां मध्यम दाब की। तो मध्यम दाब वाला यहां लिख लेता हूं 2 नंबर बिंदु, मध्यम यही लिखता हूं। मध्यम दाब वाला बिंदु 2 नंबर यहां लिख लेता हूं, मध्यम दाब। तो मध्यम दाब पर आप ध्यान देना, मध्यम दाब पर अधिशोषण की मात्रा x बटे m दाब के घातांक 1 बटे n पर निर्भर करती है। मध्यम दाब की स्थिति में अधिशोषण की मात्रा x बटे m और दाब के घातांक 1 बटे n पर निर्भर करती है। यहां n की वैल्यू 0 और 1 के मध्य है, यहां n की वैल्यू 0 और 1 के मध्य है। ठीक है ना। तो निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा x बटे m दाब के घात 1 बटे n पर निर्भर करती है। अब यहां कांस्टेंट लगा ले, हम कहने का अर्थ बराबर का निशान हटाए तो कांस्टेंट आ जाएगा और के पी 1 बटे n आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमने ये व्यंजक प्राप्त कर लिया। अब इस व्यंजक को मध्यम दाब की स्थिति में लिख देंगे x बटे m बराबर के पी 1 बटे n। और अब ध्यान देना, एक यहां हम इसमें लॉग ले रहे हैं, एक इसमें लॉग लेते हैं। तो लॉग ले, इसमें दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या होगा, बनेगा log x बटे m बराबर log k प्लस में 1 बटे n और log p। ठीक है ना। log लिए दोनों तरफ, तो log x बटे m इज इक्वल टू log k प्लस 1 बटे n log p। और ये एक क्यों बताया मैंने, ये इसलिए कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद रखना, अधिशोषित गैस की मात्रा के log x बटे m और log p में ग्राफ पूछा हुआ था कि 4 ग्राफ दिए कि कौन सा ग्राफ सही है, ऑब्जेक्टिव दिया था। तो यहां इसमें और इसमें ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना। log x बटे m और log p के मध्य एक ग्राफ बनाते हैं। वो ग्राफ याद रखना इस प्रकार से यूं बनेगा। यहां इस पर तो x अक्ष पर लिखूंगा log p, y पर लिखूंगा log x बटे m और इस प्रकार से यूं बन जाएगा। और यहां हम ढाल निकाल लेंगे और ढाल ज्ञात करेंगे। और याद रखना थोड़ा सा, जो ढाल है वो हम बराबर हो जाएगी 1 बटे n की, जो ढाल है वो 1 बटे n के बराबर हो जाएगी। तो ढाल बराबर 1 बटे n। यहां से ये जो बच गया अंतःखंड, ये वाला अंतःखंड, तो ये अंतःखंड बच गया, ये हो जाएगा आपके log k के बराबर। अंतःखंड ये वाला, ये log k के बराबर हो जाएगा। तो ये ग्राफ इसलिए बताया कि पूछा हुआ था एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ग्राफ दे करके, तो उस लिहाज से मैंने ये यहां बताया है। तो अब हम बात करते हैं उच्च दाब की स्थिति की। तो 3 नंबर उच्च दाब की कंडीशन। तो याद रखना उच्च दाब पर याद रखना अधिशोषित गैस की जो मात्रा है वो, ये अधिशोषित गैस की मात्रा दाब P पर निर्भर नहीं करती है। जैसे जैसे दाब बढ़ा रहे हैं ये इसके समांतर चलता जाएगा, तो दाब बढ़ाने पर निर्भर नहीं कर रही है। तो अधिशोषित गैस की मात्रा उच्चतम दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा दाब P पर निर्भर नहीं करती है। तो हम लिखेंगे x बटे m समानुपाती P शून्य। ठीक है। या फिर x बटे m बराबर और k p नॉट यानी 0 आ जाएगा। और आप जानते हो p नॉट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x बटे m बराबर k हो जाएगा, x बटे m बराबर k। और ये x बटे m बराबर k यहां उच्चतम बिंदु पर लिख देंगे, x बटे m बराबर k। इस प्रकार से ये हो जाएगा। और इसमें अगर दोनों तरफ log लेंगे तो क्या बनता है, log x बटे m बराबर log k। इस प्रकार से ये बन जाता है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में